नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपनी YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए सामान्य विज्ञान का सेट नंबर 11 करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम में आने की जिसकी पूरी संभावना है। आप लोग को मैं बता दूं कि इस चैनल पे झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें जितनी भी झारखंड उत्पाद सिपाही की वीडियो चैनल पे डाले जा रहे हैं वो सभी उस प्लेलिस्ट में हैं, और उन सभी का PDF जो है वो झार शिक्षा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, जहां से आप लोग परीक्षा के लास्ट दिनों में उसका रिवीजन आराम से कर सकेंगे। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको अपडेट समय समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? यानी मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि जो है वह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। किसको? तो पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के आधार में स्थित एक छोटी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड के कार्यों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन स्रावित करती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यानी स्मॉलेस्ट बोन जो है वो कौन सी है? फीमर है, टिबिया है, स्टेपीज है, ये ह्यूमरस है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेपीज है। क्या है? स्टेपीज है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपीज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो कान के मध्य भाग में स्थित होती है। फीमर जो है वो जांघ में होती है और यह सबसे बड़ी हड्डी है। अगला प्रश्न है, गुर्दे यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट जो है वह क्या है? न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, धमनी है या एक्सियन है? इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या है? तो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक गुर्दे में लाखों नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करते हैं। किसको? तो रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति प्लांट सेल वॉल मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? किसकी? तो प्रोटीन की, लिपिड की, सेल्यूलोज की, स्टार्च की। तो इसका सही आंसर है सेल्यूलोज की। किसकी? तो सेल्यूलोज की। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज नामक जटिल कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, जो पौधे की संरचनात्मक मजबूती और कठोरता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो कौन सा है? तो अनुमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है या थैलेमस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। क्या है? तो प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। प्रमस्तिष्क जो है वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धि, स्मृति, विचार और स्वैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है। किसका? तो बुद्धि का, विचार का, स्मृति का और स्वैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है। अगला प्रश्न है, बच्चे का लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन किसके गुणसूत्र क्रोमोसोम से होता है? तो बच्चे का सेक्स जो निर्धारण होता है केवल माता के, केवल पिता के, माता और पिता दोनों के या दादी के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल पिता के। किसके? तो केवल पिता के। महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों में XY। पिता का Y गुणसूत्र ही यह निर्धारित करता है कि संतान लड़का XX होगा या लड़की XX। अगला प्रश्न है, रक्त समूह यानी O वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ब्लड ग्रुप
O वाले रक्त समूह व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, सार्वभौमिक दाता, एंटीजन ए वाला व्यक्ति या एंटीजन बी वाला व्यक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। रक्त समूह ओ, विशेषकर ओ नेगेटिव को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए इसे किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। और ए बी पॉजिटिव वाले को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता कहा जाता है। क्या कहता है? मतलब ये किसी भी रक्त समूह से ब्लड ले सकता है। अगला प्रश्न है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती है? तो एलपीजी में कौन सी गैसें होती हैं? मीथेन और इथेन, हाइड्रोजन और एसिटिलीन, प्रोपेन और ब्यूटेन या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन जो होती है एलपीजी में मुख्य गैस होती है। एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण है। रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें तीखी गंध वाला एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तो एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे पता चलता है कि गैस लीक हो रही है या नहीं। अगला प्रश्न है बॉक्साइड किस धातु का अयस्क यानी ओर है? बॉक्साइड जो है वो किस धातु का अयस्क है? लोहा का, एल्युमिनियम का, तांबा का या सोना का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का। किसका? तो एल्युमिनियम का है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का प्राथमिक अयस्क है और इसी से अयस्क जो है और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी एकमात्र अधातु है, नॉन मेटल है, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था या तरल अवस्था में रहती है? तो कौन है? तो पारा है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है या आयोडीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। क्या है? तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर लाल भूरे रंग के द्रव के रूप में होती है। पारा एक धातु है जो तरल है, और अगर हम लोग मेटल में बात करें तो मेटल जो है, पारा जो है एक मेटल है और वो भी तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार है? यानी एसिड रेन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ओजोन और आर्गन या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। कारखानों और वाहनों से निकलने वाले SO2 और NO2 वातावरण में नमी के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। अगला प्रश्न है मानव रक्त का pH वैल्यू सामान्यतः कितना होता है? तो pH वैल्यू कितना होता है? 6 पॉइंट होता है, 7.4 होता है, 8 होता है या 5.5 होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है। मानव रक्त थोड़ा क्षारीय यानी स्लाइटली बेसिक या एल्कलाइन होता है और इसका pH मान 7.35 से 7.45 के बीच स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तांबा और जस्ता, क्रोमियम और निकेल, टीन और सीसा या एल्युमिनियम और मैग्नीशियम? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। क्या? तो क्रोमियम और निकेल को मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। क्रोमियम स्टील को चमकदार और जंग से सुरक्षित रखता है। क्या रखता है? तो क्रोमियम जो है
स्टील को चमकदार और जंग से सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न है, वाहनों में पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा? तो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र यानी फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो बहुत विस्तृत होता है और यह वस्तुओं का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे चालक पीछे के बड़े क्षेत्र को आसानी से देख पाता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार यानी स्फेरिकल जो होती है वो क्यों होती है? वायुमंडलीय दाब के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृष्ठ तनाव कारण या श्यानता के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण द्रव की सतह कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करती है। आयतन के लिए गोले यानी स्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्र सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर की कुंडली यानी कॉइल किस मिश्र धातु की बनी होती है? किसकी बनी होती है? तो कॉपर की, टंगस्टन की, नाइक्रोम की या आयरन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम की। किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। का प्रतिरोध जो होता है और गलनांक बहुत उच्च होता है, इसलिए यह लाल गर्म होने पर भी पिघलता या ऑक्सीकृत नहीं होता है। इसलिए विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है क्या है? हर्ट्ज है, डेसिबल है, एम्पियर है या मैक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। क्या है? तो डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। सामान्यतः या सामान्य बातचीत में लगभग 60 डीबी ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, तारों का रंग यानी कलर ऑफ स्टार किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो है ये किस पर निर्भर करता है? उनकी दूरी पर, उनकी त्रिज्या पर, उनके तापमान पर या वायुमंडलीय दाब पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनके तापमान पर। किस पर? तो उनके तापमान पर। तारे का रंग उसकी सतही तापमान का सूचक होता है। नीले तारे सबसे गर्म होते हैं जबकि लाल तारे अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की केंद्र यानी सेंटर ऑफ अर्थ पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी जी का मान क्या होता है? अधिकतम होता है, 9.8 होता है, 0 होता है या अनंत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 होता है। कितना होता है? तो 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर चारों ओर से द्रव्यमान द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित यानी कैंसल कर देते हैं, इसलिए वहां जी का मान 0 होता है और वस्तु भारहीन यानी वेटलेस हो जाती है। लास्ट प्रश्न है, गर्मियों में सड़क पर पानी दिखाई देने का भ्रम यानी मृगमरीचिका जिसे मिराज किस घटना के कारण होता है? विवर्तन, ध्रुवीकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या व्यतिकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गर्मियों के दिन में जमीन के पास की हवा गर्म और हल्की हो जाती है। प्रकाश की किरणें सघन माध्यम यानी ऊपर की ठंडी हवा से विरल माध्यम नीचे की गर्म हवा में जाती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मुड़ जाती है, जिससे पानी होने का भ्रम होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक
अपने दोस्तों के साथ शेयर, और जो लोग भी चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी चैनल पे वीडियो डाला जाएगा आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप लोग इस वीडियो का PDF जो है वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।